अगले दिनों बहुत बड़े कदम उठाने होंगे। छठा बिंदु है, घर परिवार की आवश्यक वस्तुएं शुद्ध और सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करने वाली महिला सहयोग समितियां स्थापित की जाएं। इनके माध्यम से उन्हें सुविधा भी रहेगी और खरीदने बेचने का अनुभव भी बढ़ेगा। यह सहकारी समितियां अपने सदस्य परिवारों के लिए सामूहिक भोजन बनाने का उत्तरदायित्व भी संभालें। इससे साथ बैठने, साथ खाने की सहयोगी प्रवृत्ति पनपेगी और हर घर की स्त्रियों को छोटे से परिवार के लिए भोजन बनाने जैसे काम के लिए सारा समय नष्ट करना पड़ता है, उसकी बचत हो सकेगी। इस बचे हुए समय का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण कामों में हो सकता है। घर घर में चौका, चूल्हा, धुआं, लकड़ी, कचरा आदि के कारण जगह भी घिरती है और गंदगी भी होती है। यह सामूहिक भोजनालय से सहज ही दूर हो सकती है। कुछ महिलाओं को पकाने, परोसने और बर्तन आदि मांजने की नियमित आजीविका मिल सकती है और शेष समय में अपने और परिवार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर मिल सकता है। आगे सातवां बिंदु है, नारी समाज सेविकाओं के प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था हो, जिनमें वे महिला वर्ग के लिए आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन, स्वावलंबन, परिवार निर्माण आदि उपयोगी प्रवृत्तियों का घर घर जाकर या एकत्रित करके प्रशिक्षण करती रह सकें। साथ ही इन कार्यों में उन्हें सहयोग देती रह सकें। प्रौढ़ पाठशालाओं का संचालन तथा अध्यापन कैसे किया जाना चाहिए आदि का ज्ञान भी उन्हीं पाठशालाओं में उपलब्ध हो। व्यायाम, मनोरंजन, व्यवस्था, समाज सुधार जैसी अनेक सत्प्रवृत्तियां नारी समाज में प्रचलित करने के लिए इन मार्गदर्शिकाओं और स्वयं सेविकाओं को बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ेगी। स्वेच्छा, सहयोग से सेवाभावी श्रमदान तो इतने बड़े अभियान का मूल आधार होगा ही, पर इसी प्रयोजन में पूरा समय देने वाली समाज सेविकाओं की बड़ी संख्या ऐसी होगी जिनका निर्वाह व्यय जुटाना पड़े। इसकी आर्थिक व्यवस्था भी जुटाई जाए। आगे आठवां बिंदु है, सार्वजनिक सेवा संस्थाओं में नारी को प्रवेश दिलाने की भूमिका बनाई जाए। ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, सहकारी समितियों, विधान सभाओं, लोक सभाओं में प्रवेश पाने के लिए उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। इस दिशा में नारी को वोट का महत्व, उसका सदुपयोग समझाने और उचित व्यक्तियों को ही वोट देने का आधार समझाया जा सकता है। जब छोटे छोटे वर्ग अपनी संगठन शक्ति के सहारे अपने जनप्रतिनिधियों को सफल बना सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि नारी की आधी जनसंख्या संस्थाओं और सरकारों में अपना उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न कर सके। इन संस्थाओं के माध्यम से नारी उत्कर्ष के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है। इस क्षेत्र में नारी की अरुचि, उपेक्षा एवं अनभिज्ञता को दूर करने के लिए प्रबल प्रयत्न किया जाए। इसमें नवा बिंदु है, नारी को भोग्या के रूप में प्रस्तुत करके उसे अपमानित, पतित बनाने वाले कामुक प्रचार को रोका जाए। साहित्य, चित्र, फिल्म, गीत आदि माध्यमों से नारी को वासना के पुतली के रूप में प्रस्तुत करने में शालीनता की समस्त मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं। इन प्रवृत्तियों का घोर विरोध खड़ा किया जाए। नारी को फूहड़, उत्तेजक एवं श्रृंगारी सज धज में सन्निहित आत्महीनता से विरत किया जाए। नर की तरह नारी को भी मात्र मनुष्य ही रहने देने का वातावरण बनाया जाए। उसे वासना की पुतली के रूप में प्रस्तुत करने वाले समस्त प्रयासों को प्रबल विरोध खड़ा करके निरस्त किया जाए। अश्लीलता तथा दूसरे प्रकार की नारी को दुखद परिस्थितियों में धकेलने वाली दहेज, बाल विवाह, अनमेल विवाह आदि कुरीतियों को रोकने के लिए स्वयं सेवक सेना खड़ी की जाए, जो आवश्यकता अनुसार विरोध के सभी उचित उपायों का सहारा लेकर अनीति को रोक सके। 10वां बिंदु है, महिला जागरण अभियान को सुविस्तृत करके उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशाल संगठन के रूप तक पहुंचा दिया जाए।
जिस प्रकार राष्ट्रसंघ अनेक राजनैतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों के लिए कुछ न कुछ सोचता करता रहता है, उसी प्रकार नारी जाति से संबंधित संसार भर की समस्याओं को समझने तथा सुलझाने के लिए यह संगठन बहुमुखी प्रयत्न करे। कानून में तथा सामाजिक प्रचलनों में जहाँ नारी के साथ अन्याय हो रहा हो, उसे बदलवाने का प्रयत्न करें। उसके स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समय समय पर होते रहें, जिससे समस्त विश्व में नारी की संगठित चेतना का विकास संभव हो सके। हिंदू समाज के ही नहीं, भारत के ही नहीं, समस्त विश्व में जहाँ कहीं जिस भी स्तर की कठिनाइयाँ नारी के सामने है, उनका सर्वे करना और तदनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तर की आंदोलन खड़े करना और प्रगति के साधन जुटाना इस विश्व संगठन का काम होगा। उसकी शाखा प्रशाखाएं समस्त संसार में फैली पड़ी होंगी और वे नारी और नर की समानता तथा सघन सहकारिता उत्पन्न करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही होंगी। उपरोक्त 10 सूत्रीय कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के अंतर्गत ढेरों प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक प्रवृत्तियां आती हैं। उनका सुसंचालन करने के लिए प्रत्येक भावनाशील नर नारी को समय, श्रम, मनोयोग एवं साधन नियोजित करने के लिए भाव संपन्न अधिकाधिक साहस जुटाना पड़ेगा। इस महान परिवर्तन के लिए प्रचुर परिमाण में जनशक्ति तथा धन शक्ति झोंकनी पड़ेगी। बहुमूल्य प्रतिभाएं इस दिशा में नियोजित होनी चाहिए। सुयोग्य व्यक्तित्वों को इस क्षेत्र में उतरना चाहिए। पेट और प्रजनन के वासना तृष्णा के क्षुद्र प्रयोजनों से विरत होकर जब विभूतिवान व्यक्तित्व इस मोर्चे को संभालेंगे, तभी इतना सुविस्तृत और महत्वपूर्ण प्रयोजन संपन्न होगा। यह तथ्य अधिकाधिक गहराई के साथ समझा जाना चाहिए कि मानवीय सत्ता के दोनों पक्ष जब तक समान रूप से समर्थ न होंगे, तब तक न्याय और विवेक के सहारे सुविकसित सद्भावनाओं के आधार पर सच्ची घनिष्ठता उत्पन्न न हो सकेगी। इसके अभाव में उज्जवल भविष्य के लिए किए जा रहे समस्त प्रयास आधे अधूरे, लंगड़े लूले बने रहेंगे। इस वस्तु स्थिति को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा है। नारी को पद दलित स्थिति में रखकर हमने पाया कुछ नहीं, खोया बहुत है। इस अवांछनीय स्थिति को बनाए रखने में किसी प्रकार की कोई भलाई नहीं है। अगले दिनों बहुत बड़े कदम उठाने होंगे। लेखिका माता भगवती देवी शर्मा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।